बारिश की बूंदें ऐसी गिर रही थीं जैसे आसमान से कोई पुरानी सज्जा उतर रही हो। मुंबई की वो रात बाकी रातों से अलग थी, ना सिर्फ इसलिए कि बिजली बार बार चमक रही थी, बल्कि इसलिए भी कि उस रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था। आदित्य शर्मा, जो बांद्रा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर मैनेजर था, रात करीब 2 बजे ऑफिस से निकला था। ओवर टाइम करके थक चुका था और बस घर पहुंचना चाहता था। फोन निकालकर कैब बुक करने लगा, लेकिन नेटवर्क लगातार फेल हो रहा था। बारिश, बादल और मोबाइल टॉवर की दुश्मनी पुरानी थी। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद वो हार मान गया और पैदल ही चल पड़ा, सोचते हुए कि रास्ते में कोई ऑटो या टैक्सी मिल ही जाएगी। वो एल्फिंस्टन रोड के पुराने ब्रिज के पास पहुंचा, एक जर्जर सा इलाका जो दिन में भी वीरान लगता था। वहां की सड़कों पर पानी जमा हो चुका था, बिजली की लाइट्स बार बार बंद हो रही थीं और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, खड़ खड़ खड़क खचाक, जैसे कोई पुराना जंग लगा ऑटो चल रहा हो। आदित्य ने सामने देखा, एक काला ऑटो, बिल्कुल काला, ना कोई रिफ्लेक्टर, ना लाइट, ना इंडिकेटर। ऐसा लगा मानो किसी पुराने भूतहा सपने से निकला हो। ऑटो उसके सामने आकर रुका। ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे गर्दन में कोई ताकत ही नहीं बची। उसने एक खुरदुरी आवाज में पूछा, कहाँ जाना है? बांद्रा वेस्ट, आदित्य ने झिझकते हुए कहा। ड्राइवर ने बस धीरे से सिर हिलाया। आदित्य ने इधर उधर देखा, कोई दूसरा साधन नहीं था। भीगने से बचने के लिए वो ऑटो में बैठ गया। बैठते ही उसे महसूस हुआ, सीट से अजीब सी ठंडक आ रही थी, जैसे किसी मुर्दे की चमड़ी को छू लिया हो। सीट से सड़ांत सी भी आ रही थी, किसी गले हुए मांस की। ऑटो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो बांद्रा की तरफ नहीं था। वो अंदर की गलियों में मुड़ गया, उन गलियों में जहां दिन में भी पुलिस जाने से कतराती थी। भाई, ये कौन सा रास्ता है? आदित्य ने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं। ड्राइवर बस चुपचाप चला जा रहा था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी, नो सिग्नल। उसने उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, वो अंदर से लॉक हो चुका था। तभी ऑटो एक झटके से रुका। आदित्य ने बाहर झांक कर देखा, चारों तरफ झाड़ियां थीं, टूटी फूटी इमारतें और जमीन पर बिखरे हुए पुराने कपड़े। कुछ कपड़ों पर खून के निशान थे। ऑटो का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने सिर उठाया। वो चेहरा जैसे झुलसी हुई चमड़ी किसी लोहे के खांचे पर चिपकी हो। आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। मुंह से खून टपक रहा था। तू भी अब हमारा हिस्सा बनेगा, उसने कहा। आदित्य की चीख निकल पड़ी। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पीछे की सीट पर कुछ हिलने लगा। एक औरत की लाश नहीं, वो जिंदा थी, या शायद उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उसकी कलाई कट चुकी थी और बालों में खून लगा हुआ था। वो बुदबुदाई, मत चढ़ो, मत चढ़ो इस ऑटो में, कोई नहीं लौटता। आदित्य पसीने पसीने हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ मीटर दूर पहुंचा, उसके सामने वही ऑटो फिर से खड़ा था। कैसे? वो भागा दूसरी दिशा में और फिर से वही ऑटो। अब वह जहां भी मुड़ता, वही ऑटो उसके सामने आ जाता। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया। सुबह एक झाड़ियों के बीच उसकी अधजली लाश मिली। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, पहचान पाना मुश्किल। सिर्फ उसकी जेब से एक कंपनी का आईडी कार्ड मिला, आदित्य शर्मा। पुलिस ने केस बंद कर दिया, अकस्मात काल। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 महीनों में 7 लोग गायब हुए। सबकी आखिरी लोकेशन एक जैसी, एल्फिंस्टन ब्रिज के पास। किसी ने भी कुछ देखा नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक बात कॉमन, सबने रात 2 बजे के आसपास किसी काले ऑटो की बात की थी। तभी मीडिया में एक नाम सामने आया, रागिनी मेहता, एक खोजी पत्रकार जिसने अंधविश्वास और हॉन्टिंग्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसने इस केस में गहरी दिलचस्पी ली। रागिनी ने सबूत जुटाने शुरू किए, सीसीटीवी खंगाले, और वो सब पैटर्न में बदलने लगी। उसे समझ आया कि ये काला ऑटो हर नए चांद की रात
ठीक 2:07 पर दिखाई देता है और ये एल्फिंस्टन ब्रिज के नीचे से शुरू होकर बांद्रा के पुराने कब्रिस्तान के पास गायब हो जाता है। रागिनी ने एक रात खुद वहां जाने का फैसला किया। वो अपने कैमरे, ईएमएफ डिटेक्टर और एक लॉकेट के साथ पहुंची जिसमें उसके पिता का नाम था, जिसे वह अपनी रक्षा के लिए पहनती थी। 2:05 वो अकेली खड़ी थी। 2:06 धड़कनें तेज हो रही थीं। 2:07 खड़खड़ खचाख वही ऑटो आया, काला बदनुमा, धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। कहाँ जाना है? वही आवाज। रागिनी ने कहा, जहां तू ले जाना चाहता है। ऑटो रुक गया। उसने दरवाजा खोला और रागिनी बैठ गई। पीछे की सीट ठंडी थी, लेकिन वो डर नहीं रही थी। उसने कैमरा ऑन किया। ऑटो चलने लगा। रास्ते में उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, कुछ चलती हुई आत्माएं जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। फिर एक पुरानी कोठी सामने आई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ऑटो अंदर घुसा और रुक गया। ड्राइवर ने कहा, यहीं मेरी बीवी और बेटी जली थीं। मैंने खुद उन्हें जलाया था। अब मैं सबको जला रहा हूं। रागिनी चुप रही। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और ड्राइवर के चेहरे की ओर कैमरा किया। तभी ड्राइवर चिल्लाया, नहीं, वो नाम नहीं। रागिनी का लॉकेट जलने लगा। कैमरा बंद हो गया और सब कुछ धुआं बन गया। अगली सुबह वहां सिर्फ राख थी और एक जला हुआ कैमरा। उसकी फुटेज में दिखा, ऑटो अंदर जाता है, ड्राइवर चिल्लाता है और फिर बस आग, बहुत तेज आग। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उस रात के बाद काला ऑटो अब पूरे मुंबई में घूमने लगा, हर रात 2:07 पर। अगर तुमने कभी वो ऑटो देखा, बिना लाइट, बिना नंबर प्लेट, तो बस प्रार्थना करना, क्योंकि एक बार तुम उस पर चढ़ गए तो फिर कभी नहीं उतरोगे। भूतिया ऑटो ड्राइवर की पिछली जिंदगी, उसकी बीवी बेटी की दर्दनाक मौत, आत्मा के जन्म की खौफनाक सच्चाई और काले ऑटो की शापित शुरुआत। बहुत साल पहले मुंबई के सायन इलाके में एक साधारण सा परिवार रहता था। नाम था विक्रम देशमुख। पेशे से ऑटो ड्राइवर था, पर दिल से बहुत सीधा साधा इंसान। उसकी बीवी कविता और एक 7 साल की बेटी अनवी उसके जीवन की जान थे। विक्रम रोज अपनी काली रंग की ऑटो चलाकर कमाता और जो भी कमाता घर ला देता। उसका ऑटो भले ही पुराना था, लेकिन वो उसका अभिमान था। कविता हंसमुख थी और अनवी तो जैसे घर की रोशनी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जिंदगी ने करवट ली। एक दिन कविता ने विक्रम से कहा, मैंने पड़ोस वाली बिंदिया से कुछ सुना है, तुम रातों को कहीं और जाते हो। विक्रम ने घबरा कर कहा, नहीं कविता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस देर तक सवारी ढूंढता हूं ताकि हमारी बेटी को अच्छे स्कूल में डाल सकूं। लेकिन शक की आग एक बार लग गई थी। कविता ने बात करना कम कर दिया और विक्रम अकेला महसूस करने लगा। इसी बीच उसे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। हर रात जब वो 2 बजे के करीब एल्फिंस्टन ब्रिज के नीचे से गुजरता, तो उसकी ऑटो अपने आप धीमी हो जाती। वहां एक पुराना पेड़ था, सूखा, टेढ़ा और काला। वहां से गुजरते वक्त उसे हमेशा एक औरत दिखाई देती, सफेद साड़ी में। वो चुपचाप खड़ी रहती और फिर गायब हो जाती। एक रात विक्रम ने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कहा, जिसकी मौत तुझसे जुड़ी है और अब तुझ में समाने आई हूं। विक्रम चीखते हुए ऑटो भगाने लगा। लेकिन उसी रात के बाद से सब कुछ बदल गया। वो अब घर लौटता तो चुप रहता। कई बार कविता ने उसे अपने आप से बड़बड़ाते देखा। कई बार वो रात को बिना बताए चला जाता और सुबह लौटता, ऑटो खून से सना हुआ, कपड़े गीले। कविता डरने लगी थी। एक रात उसने चुपचाप उसका पीछा किया। विक्रम ने एल्फिंस्टन ब्रिज के नीचे ऑटो रोका, पेड़ के पास गया और वहां खुद से बातें करने लगा। कविता ने छिपकर सुना। वो उस आत्मा से बात कर रहा था। अब क्या चाहिए तुझे? विक्रम चीखा। तेरा सब कुछ। औरत की आवाज आई, तेरा प्यार, तेरा विश्वास और अब तेरा खून। कविता भागकर वापस घर आई। उसने दरवाजा बंद किया, अनवी को गोद में लिया और बुरी तरह कांपने लगी। अगले दिन कविता ने विक्रम को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उसी रात विक्रम ने अपना होश खो दिया। वो घर लौटा, आंखें काली, चेहरा पत्थराया हुआ। कविता और अनवी सो रही थीं। विक्रम ने रसोई से मिट्टी का तेल लिया, कमरे में छिड़का, माचिस जलाई और बस एक पल में सब कुछ जल गया। पड़ोसी दौड़े,
आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन सब राख हो गया। कविता की जली हुई लाश कमरे में मिली। गोद में अन्वी थी। उसकी बाहें बेटी को बचाने की कोशिश में जल चुकी थीं। विक्रम, वो गायब था। पुलिस ने माना कि वो भी जलकर मर गया, लेकिन किसी को उसकी लाश कभी नहीं मिली। 1 हफ्ते बाद एक राहगीर ने रिपोर्ट किया, एक काला ओनेटो जली हुई बदबू के साथ रात 2 बजे एक सुनसान गली से निकला। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे बिठाया और फिर वो गुम हो गया। अगली सुबह उस राहगीर की अधजली लाश मिली और यहीं से शुरू हुआ काले ओनेटो का आतंक। विक्रम अब इंसान नहीं रहा था, उसमें वो आत्मा समा गई थी, वो शापित औरत जो एल्फिंस्टन ब्रिज के उस पेड़ से जुड़ी थी। कहा जाता है कि वो औरत 1985 में एक ट्रक ड्राइवर द्वारा कुचली गई थी, लेकिन उसकी आत्मा चैन नहीं पाई। उसने विक्रम के भीतर प्रवेश किया और अब विक्रम 2 आत्माओं का मेल बन चुका था, एक निर्दोष ड्राइवर और एक प्रतिशोधी भूतनी। अब विक्रम का ऑटो एक जीती जागती कब्रगाड़ी बन गया था। उसके अंदर जो भी बैठता वो फिर कभी नहीं लौटता। कई बार लोगों ने देखा पीछे की सीट पर एक औरत बैठी होती है जिसकी आंखों से राख बहती है और गोद में एक जली हुई गुड़िया होती है। रात 2:07 को वह शख्स ऑटो किसी भी दिशा में प्रकट हो सकता है। वो उन लोगों को उठाता है जो गुनहगार होते हैं, धोखेबाज, अत्याचारी, या फिर वो जो अपने रिश्तों को जला चुके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं विक्रम को अब पछतावा है। हर बार जब वो किसी को जलाता है तो उसकी आत्मा चीखती है, लेकिन उसके भीतर की वो दूसरी आत्मा वो उसे रोने नहीं देती। आज भी जब बादल गरजते हैं और कोई अकेला राहगीर ओठ ढूंढता है तो एक आवाज आती है, कहां जाना है? और अगर तुमने जवाब दे दिया तो अगले दिन सिर्फ राख बचती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।